मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि जो जवान देश की सेवा के लिए कश्मीर जैसे इलाके में ड्यूटी करते हैं, उनको खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं मिलता है। अब उनको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो वो ड्यूटी कैसे करेंगे। तेजवीर जैसे तेज बहादुर जैसे जवान ने एक आवाज़ उठाई। बहुत अच्छी बात है कि सभी जवानों का उसमें भला होगा और जो फौज के मैस हैं उनमें सुधार आने की उम्मीद होगी। सरकार और कदम उठाएगी तो ज़रूर सुधार आएगा। ऐसी प्रताड़नाएँ आए दिन चलती रहती है फौज में। ये शोषण अत्याचार जवानों पर चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। और मैं एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर हूँ, जो कि बीच की कड़ी होती है। अफसर और जवानों के बीच की कड़ी जो है एसओज होते हैं, लेकिन मैं भी उन अफसरों का प्रताड़ित एक सदस्य हूँ। तो मैंने सन 88 में बीएसएफ देश की सेवा के लिए ज्वाइन की थी और प्रशिक्षण लेने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है कदमतला में हो गई, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मैंने 6 साल काम किया। जो भी ड्यूटियाँ मुझे दी गई उनमें मैंने अच्छा काम करने के लिए मुझे आईजी लेवल के अफसरों ने जो है 28 इनाम और प्रशंसा पत्र दिए। उसके बाद मेरा डायरेक्ट एंट्री सिलेक्शन एएसआई मिनिस्ट्रियल के तौर पर हुआ, जिसमें मेरी अगली पोस्टिंग जो है आसाम में हुई। मैंने वहाँ भी अपनी ड्यूटी की और उसके बाद मेरी अगली ट्रांसफ़र जो है कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में मेरे पुत्र एक ही पुत्र था, उसके ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उसका इलाज कराने के लिए मेरे को वहाँ रखा गया। मेरा ना कोई घर था ना कोई शहर, परदेश था। परदेश में भी मैंने अपने बच्चे का इलाज शुरू कराया। इलाज कराने के दौरान मेरी लगभग 12 साल नौकरी हो गई थी और 12 साल की नौकरी करने के बाद ड्यूटी करने के दौरान मेरी रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई, जिसको मैंने बीएसएफ के डॉक्टरों को दिखाया। बीएसएफ के डॉक्टरों ने मुझे बड़े हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल कलकत्ता में भेजा। वहाँ मेरी एमआरआई कराई गई। एमआरआई में रीढ़ की हड्डी में खराबी आई, उसके साथ साथ मेरा लीवर खराब हो गया, जिसमें हेपाटाइटिस सी हो गया। उसका भी इलाज मेरा कलकत्ता के बड़े डॉक्टरों ने शुरू किया, जो कि रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में चला था। बीएसएफ के डॉक्टरों के माध्यम से उनका सुपरविजन था, मेरा इलाज जारी रहा। मेरा इलाज तो कराया गया, लेकिन ड्यूटी स्टेशन पर बीमार होने के बाद मुझे बीएसएफ के अफसरों ने टकराव पैदा करके मेरे को तनख्वाह नहीं दी और मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई। उस हालात में मेरा डीआईजी ने एक समाधान निकाला कि इसकी छुट्टी काट करके तनख्वाह दी जा सकती है। तो मेरी छुट्टियां काटी गई। 1 साल तक मेरा इलाज चलता रहा बीएसएफ के डॉक्टरों के जरिए ड्यूटी स्टेशन पर। तो मेरी छुट्टियां जो जमा थी खाते में, उनको काट करके मुझे तनख्वाह दिया गया। यदि मेरी छुट्टियां नहीं होती तो क्या मेरे उस परिवार को जो मेरे साथ वहाँ रह रहा था भूखा मारा जाता, जो कि दिल्ली में और दूसरे स्टेशनों पे जवानों का इलाज कराया जाता है तो उनको तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन मेरे साथ अत्याचार किया गया। इसी टकराव में मेरा जब इलाज चल रहा था, इलाज पूरा नहीं हुआ, मेडिकली फिट भी नहीं हुआ मैं। मेरे बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत थी, जो कि मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया उस वक्त और वो मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे बीएसएफ के डीजी ने द्वेष भावना में कश्मीर में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाना है, किधर जाना है। मेरे को इतनी स्वास्थ्य इतना खराब था, मेरे को नींद की दवाइयाँ चल रही थी, हेपाटाइटिस सी की दवाइयाँ चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में खराबी की दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं सुना। यहाँ तक कि मैंने डीजी बीएसएफ को ये भी कहा कि मुझे कलकत्ता के सराउंडिंग कहीं किसी सर्विस बटालियन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि मैं अपने लड़के का, अपनी पत्नी का, जो कि यूट्रस में कैंसर हो गया था, उसके दिमाग चल रही थी, उसका और अपना इलाज करा सकूँ। लेकिन किसी भी अधिकारी ने, डीआईजी कलकत्ता से लेकर आईजी कलकत्ता और डीजी बीएसएफ ने मेरी एक न सुनी। और डीआईजी बीएसएफ कलकत्ता ने मेडिकल अनफिट कंडीशन में, जो कि मैं चलने की हालत में भी नहीं था और मुझे परिवार वाले किस तरह से संभाल रहे थे, मुझे कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। यहाँ तक कि मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी, मेरा परिवार भूखा मरने लगा। बीएसएफ का जो सरकारी मकान मुझे दिया था उसको भी खाली कराने का नोटिस दे दिया। मेरी पत्नी जैसे तैसे इंतजाम करके मुझे अपने निवास स्थान पलवल लेकर के आई।
मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, मैंने पलवल में भी इलाज कराया। उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल के लिए मुझे रेफ़र कर दिया, वहाँ से मैं इलाज ले रहा था। मैंने अपने कमांडिंग अफसर 94 बटालियन बीएसएफ को, जो कि कश्मीर में बारामूला में तैनात थी, उनसे प्रार्थना की, अपनी पत्नी के जरिए रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे और 1 महीने का समय दिया जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ। मुझे कमांडिंग अफसर ने इन्फोर्समेंट किया कि तुम्हारे को कोई छुट्टी सेंक्शन नहीं की जाएगी और वापस ड्यूटी बटालियन में ज्वाइन करो यहाँ कश्मीर में। मेरी पत्नी जैसे तैसे मुझे जम्मू तक छोड़ करके आई और उसके बाद वहाँ से बीएसएफ की कानवे में बिठा दिया गया। मैं 94 बटालियन में जैसे तैसे तो पहुँच गया, वहाँ भी मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ड्यूटी मैंने जारी रखी। ठंडे इलाके में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। कमांडिंग अफसर को, पिछले कमांडिंग अफसरों ने मेरी बेड रिपोर्ट भेज करके और मुझे हरासमेंट शुरू कर दिया। मुझे इतना दौड़ाया जाता था जो कि मैं भागने की हैसियत में नहीं था। रीढ़ की हड्डी में खराबी थी, चलना फिरना नॉर्मल होता था, लेकिन मुझे एक्सरसाइज नहीं कराई, जिसके चलते मेरा जो है और स्वास्थ्य खराब हो गया। बीएसएफ के डॉक्टर को भी दिखाया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि जब कमांडेंट ही नहीं चाहता है तो मैं क्या करूँगा। इस दौरान में मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने छुट्टी ली, पहले 15 दिन की छुट्टी ली। मेरी पत्नी जो कि वो उसका इलाज कराना था, मैंने उसको डॉक्टरों को दिखाया एस्कॉर्ट में। एस्कॉर्ट के डॉक्टरों ने उन पर इलाज शुरू किया, मेरा भी इलाज एस्कॉर्ट में शुरू हो गया। 15 दिन की छुट्टियां खत्म हो गई, जैसे तैसे फिर मैं कश्मीर पहुंचा। कश्मीर में ड्यूटी करने गया, ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान मैंने कमांडिंग अफसर को प्रार्थना करी कि सर मेरी जो पत्नी है बहुत ज़्यादा बीमार है, उस पर 10,000 रुपये महीने का इंजेक्शन आ रहा है और दवाइयाँ आ रही हैं, जो मेरी हैसियत नहीं है, मेरी खुद की तनख्वाह इतनी नहीं है, तो मुझे हेल्प की जाए और उसकी जान बचाई जाए। तो कमांडिंग अफसर हर समय दारू पी करके घूमता था बटालियन में। वो अपने आप को खुद नहीं संभाल सकता था, दूसरी फौज को क्या संभालेगा। मीटिंग अफसरों की चल रही थी, उसमें मैंने अपना मुद्दा रखा था, तो उसने मुझे टेबल पर बेड पेपर उठा करके मारना चाहा, जो कि बीएचएम ने उसको पकड़ लिया। मैंने उनको यही कहा कि सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ और आप मेरी फरियाद को ऊपर भेज दीजिए। मेरी पत्नी का इलाज अगर हो जाएगा तो इसमें कोई बच जाएगी, जिसके लिए मैं जीता हूँ, तो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला मेरी बीवी का इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो तेरी बीवी का भी इलाज नहीं होगा, और मैं उस पर तनाव पैदा कर दिया। 2 दिन वो कमांडिंग अफसर मेरे को AK-47 लेकर के हत्या करने के इरादे से घूमता रहा। दारू पी करके 24 घंटे घूमता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अपने खुद प्रताड़ित था तो दूसरी फौज को क्या संभालेगा। मेरे को जैसे तैसे बटालियन के लोगों ने बचा के रखा और उसके बाद वो छुट्टी चला गया। दूसरा सेकंड इन कमांड UIC जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने भी मुझे हरासमेंट शुरू कर दिया। मेरा असिस्टेंट, मैं ऑपरेशन इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर। ऑपरेशन की ड्यूटियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, मैं उन ड्यूटियों में लिप्त था। ड्यूटी करते हुए मेरा असिस्टेंट अचानक छुट्टी चला गया तो मेरे पर पूरी जिम्मेवारी आ गई। मैं सारे काम बखूबी कर रहा था। मेरा असिस्टेंट एक मीटिंग के लेटर को दूसरी फाइल में रख गया। वो लेटर नहीं मिला तो उस कमांडिंग अफसर ने मुझे ये बोला कि या तो लेटर मुझे 3 बजे तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुझे CBI में रिमांड पर भिजवा दूंगा। तूने आतंकवादियों को वो लेटर बेच दिया होगा। इतनी घिनौनी एक कमांडिंग अफसर को बोलना बड़ी शर्म की बात है, जो उसका सबॉर्डिनेट अफसर जो वफादारी से काम कर रहा है और उसके प्रति हेडक्वार्टर में इस तरह का बर्ताव किया जाए तो आदमी अनाथ हो जाता है। मैं अपने आप में ऑर्फन महसूस करने लगा कि जिनके साथ में ड्यूटी कर रहा हूँ वही मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे अपने, जिनको हम अपना परिवार का मुखिया समझते हैं, वही हमारे दुश्मन बन जाए, रक्षक की जगह भक्षित बन जाए, तो हम किसके सहारे रहेंगे। मेरी तबीयत की खराब होती जा रही थी लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने ड्यूटी भी, बीमार होते हुए ड्यूटी कंटिन्यू रखी, दवाई खा करके कंटिन्यू रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मैंने छुट्टी मांगी, कमांडिंग सब ने मुझे छुट्टी नहीं दी। बहुत सभी SOs जो मेरे साथ थे सभी ने रिक्वेस्ट की कि साहब उसकी जो घरवाली इतनी ज़्यादा बीमार है, परेशानी ज़्यादा है, उसकी खुद की तबीयत खराब है, इसको छुट्टी छोड़ दो। तो विवाद खड़ा कर दिया कमांडिंग अफसर के सामने, सभी ने मुद्दा रखा, तब जाकर मुझे मुश्किल से जो है 56 दिन की छुट्टी पर छोड़ा। मैं छुट्टी पर आया, मैंने एस्कॉर्ट में अपना इलाज शुरू कराया, डॉक्टर ने MRI कराई, उसके बाद उसमें रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई थी, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट कर दिया। बेड रेस्ट कंटिन्यू रहा मेरा। मैंने छुट्टियों के मेडिकल सब भेजे, लेकिन कमांडिंग अफसर ने मेरी एक बात को नहीं माना और मुझे
डिसमिस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। मेडिकल को नहीं मान करके मुझे ड्यूटी से डिसमिस करने का नोटिस दे दिया, जबकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि एस्कॉर्ट के डॉक्टरों ने मुझे सर्जरी करने की सलाह दे दी कि जो तनाव दर्द बढ़ा हुआ है, कंप्रेशन बढ़ा हुआ है रीढ़ की हड्डी में, उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस कागज़ को मैंने भेजा कमांडिंग अफसर को, कि किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। फिर मेरी पत्नी मुझे जैसे तैसे DG BSF हेडक्वार्टर में लेके गई और IG पर्स के पास में लाया। IG पर्स ने मेडिकल बोर्ड बिठा दिया कि अगर मेडिकल बोर्ड आपको इलाज के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ पर आपको इलाज के लिए रखूँगा। मेरा मेडिकल बोर्ड बैठा, मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई गई, चेक किया गया और उन डॉक्टरों ने, RK पुरम के BSF के डॉक्टरों ने हिदायत दी कि इसकी कंडीशन कश्मीर में जाने लायक नहीं है और इसका इलाज कराया हम तभी कराना शुरू कर सकते हैं जब आप इसको या पोस्टिंग या अटैचमेंट करें हेडक्वार्टर में। मेरा 1 साल के लिए अटैचमेंट कर दिया। मुझे STS BSF कैंप टिगरी में BSF के हॉस्पिटल के अंडर दे दिया गया। वहाँ पर मेरी पत्नी मुझे लेकर के गई, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। 5 जनवरी 2004 को मैंने ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद DIG के पास मुझे मिलाया गया, तो DIG ने मुझे बोला बैठेगी तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैं सर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है और बैठे बैठे मैं कुछ सलाह ही दे सकता हूँ, मुझे एक असिस्टेंट दे दिया जाए। तो मैंने काम शुरू किया, मुझे ट्रेनिंग ब्रांच में लगाया। ट्रेनिंग ब्रांच में जो ASI महिला थी वो DC ट्रेनिंग के साथ मतलब उसका अच्छा लगाव था और वो असिस्टेंट बनना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने मुझसे तनाव पैदा कर दिया और DC ट्रेनिंग में DIG को बोल करके मुझे पेड़ के नीचे बिठवा दिया। मैंने जब ये कहा कि साहब मुझे इस तरह से बिठवा दिया, मेरा इलाज चल रहा है, मैं काम भी हल्का पतला कर रहा था, तो DIG ने लेटर देकर के मुझे ये बोला कि आपको यहाँ पर इलाज के लिए अटैच किया गया है, ड्यूटी करने के लिए नहीं। मुझे 1 साल तक उस पेड़ के नीचे बिठा करके रखा गया। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे, मैं भर्ती भी हुआ। इंडियन स्पाइनल इंजरी बसंत कुंज नई दिल्ली में मुझे भर्ती किया गया। मेरी MRI कराई गई वहाँ पर, उसमें बहुत खराबी थी मेरी, वहाँ पर मेरा इलाज चला। इलाज के बाद मुझे फिर OPD पेशेंट के तौर पर इलाज दिया गया। BSF के DIG ने मुझे हल्की पतली ड्यूटी भी नहीं दी और मुझे 1 साल तक बिना ड्यूटी के हाजिर रहने की तनख्वाह दी, ये कह करके कि तुम सिर्फ इलाज के लिए आए हो, इलाज करो। अगर ऐसा कानून उनके पास है कि BSF के कर्मचारी को इलाज करने के दौरान तनख्वाह मिलती है, तो कलकत्ता में मेरी तनख्वाह क्यों काटी गई, मेरी छुट्टियां क्यों काटी गई? जो कि कानून तो एक ही होता है, BSF एक डिपार्टमेंट है, एक ही सरकार के अंडर आता है, तो 2 स्टेशनों में अलग अलग कानून क्यों? मैंने उसका मुद्दा उठाया, मुझे सरकारी क्वार्टर भी मांगा मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, मुझे सरकारी क्वार्टर वहाँ पर नहीं दिया गया। मजबूरन मुझे बाहर रहना पड़ा। बाहर रहने के दौरान में भी मुझे डेली अटेंडेंस हाजिरी लगानी पड़ती थी और वहाँ पर जब मेरा इलाज, मैंने एक कंप्लेंट जो है गृह मंत्रालय को भेज दी कि मुझे इस तरह से BSF के अफसर आए दिन सता रहे हैं, तो उसके चलते मुझे BSF STS के DIG और उसके नीचे के अधिकारियों ने सताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरा इंडियन स्पाइनल इंजरी में जो इलाज के लिए मुझे ले आते थे लाते थे वो भी बंद कर दिया और मुझे बोला कि सफदरजंग में इलाज कराइए। जैसे तैसे मैं सफदरजंग में इलाज करा रहा था, अपना इलाज जारी रखा मैंने। इसके दौरान मेरी जो है फिर कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझे DG BSF ने इलीगल ऑर्डर पास करके मुझे कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे जब उसके बारे में नोटिस दिया गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। BSF STS के DIG ने मुझे मेडिकल अनफिट कंडीशन में कश्मीर जाने के आदेश दे दिए, जिसको लेकर के मैंने BSF के DG को अपील की, जाकर के रिक्वेस्ट की कि सर मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मैं कश्मीर जैसे इलाके में जाकर के मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात नहीं किसी ने सुनी और मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी। मजबूरन मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट नई दिल्ली में अपनी शरण ली और 8 फरवरी 2005 को मैंने वकील के माध्यम से एक रिट पिटीशन फाइल किया उस गैर कानूनी आदेश की ट्रांसफ़र आदेश को रुकवाने के लिए, जिसमें माननीय अदालत ने 11 फरवरी को नोटिस दिए BSF के DG और उसके सबऑर्डिनेट अधिकारियों को और 15 तारीख को बहस के दौरान एक छोटा सा डिसीजन लिया गया। न तो उन्होंने मेरी बात को माना, न BSF की बात को माना और एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ये दिया कि अगर पिटिशनर मेडिकली फिट है तो वो
नेक्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो उसकी बटालियन कश्मीर से बंगाल जा रही है वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। और मेडिकल फिट नहीं है तो उसका इलाज यहीं पर चलेगा। मैं मेडिकली फिट नहीं था जिस टाइम, और उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का आदेश दे दिया। इंडियन स्पाइनल इंजरी बसंतपुर नई दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आदेश पारित कर दिए 17 फरवरी 2005 को, या उसके बाद कोई भी तारीख जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने फिक्स करी उस पर हाजिर होना था। मैं 18 फरवरी को वहाँ गया और वहाँ से मुझे एम्बुलेंस में बैठा करके इंडियन स्पाइनल इंजरी ले गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज के लिए 2 लाख रुपया खर्च किया गया, जो बीएसएफ का पेनल हॉस्पिटल था, बीएसएफ में इतना भ्रष्टाचार है कि बीएसएफ के अधिकारियों को कमीशन मिलता था उस अस्पताल से, डॉक्टरों को कमीशन मिलता था। जब मेरा इलाज कराया गया तो 2 लाख तक का खर्चा उठा दिया। और जब मेरा मेडिकल बोर्ड बिठाने की नौबत आई, जो कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन के आदेश से मेडिकल बेड रेस्ट में था, और उन्होंने मुझे मेडिकल फिट घोषित कर दिया ये कह करके कि रीढ़ की हड्डी में कोई खराबी नहीं है, नॉर्मल दिखा दिया। ना उन्होंने कोई एक्सरे कराया, ना एमआरआई कराई, और ना कोई ब्लड टेस्ट कराया। और बीएसएफ का डॉक्टर और जो अर्जुटेंट सेनापति था मसूद, बीएसएफ एसटीएस से जो गया था, वो बनी बनाई कहानी बना के मेडिकल बोर्ड पोस्टिंग ले गए थे। और उस पर बीएसएफ के डॉक्टरों ने और अधिकारियों ने मिलकर के और इंडियन स्पाइनल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर दबाव डाल करके फर्जी बोर्ड मेडिकल बोर्ड पोस्टिंग तैयार कराई। और मुझे डीआईजी बीएसएफ एसटीएस ने बुलाया कि दिल्ली हाई कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है, आपके लिए और हमारे लिए आदेश दोनों के लिए बाउंड है, आपको भी मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल आदेश को मानूंगा सर। ठीक है, तो आपको मेडिकल बोर्ड ने फिट घोषित कर दिया, इसलिए आप अपनी 94 बटालियन में मुर्शिदाबाद जाकर के ड्यूटी ज्वाइन करें। मैंने बोला सर मैंने आपको ऑफिशियल चिट्ठी दी है जिसमें मैं बेड रेस्ट पे हूँ सफदरजंग के स्पाइन सर्जन के मुताबिक, वो आपने नहीं देखा है? तो मुझे बोले वो आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बोला आपके ऑफिस में है, मंगा लीजिए रिकॉर्ड। तो उनके पास जब एक सफदरजंग जैसा हॉस्पिटल बेड रेस्ट दे रहा है स्पाइन की खराबी होने के कारण, तो वहाँ पर बिना टेस्ट किए कैसे मेडिकल बोर्ड ने फिट कर दिया? मैं प्रताड़ित हुआ। मैंने अपने वकील मिस्टर केशव कौशिक से संपर्क किया। उन्होंने बोला आप 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट लाइए जो न्यूरो सर्जन हो, स्पाइन सर्जन हो। अगर वो कहते हैं कि आप मेडिकली अनफिट हो अभी, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वापस याचिका फाइल करूंगा। अदरवाइज इनके फर्जी मेडिकल बोर्ड पोजीशन बनाइए तो पुलिस में कंप्लेंट करो। मैंने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद के न्यूरो सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन जहां इलाज चल रहा था, और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन, 3 डॉक्टरों से संपर्क किया। उन्होंने तीनों ने मुझे सारे मेडिकल के कागजात देख करके एमआरआई कराने की सलाह दी। मैंने तीनों डॉक्टरों की सलाह पर एमआरआई कराई। जो मेरे पहले खराबी थी वही बाद में खराबी पाई गई, क्योंकि मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, ना कोई प्रॉपर ठीक हुआ, मेडिकल फिट नहीं हुआ। यहाँ तक कि इंडियन स्पाइनल इंजरी के डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया था उससे मैंने संपर्क साधा, उसने बोला ये संभव ही नहीं हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई हो, आपका ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, नहीं नॉर्मल नहीं हो सकती है। मैंने बोला साहब आपके मेडिकल बोर्ड पोस्टिंग हुई है आपके हॉस्पिटल? उन्होंने मुझे यह कह करके बोल दिया कि मैं तो जूनियर डॉक्टर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेडिकल बोर्ड पोस्टिंग बनाई है आपकी। मैं ठीक है सर। उसके बाद मैंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में पुनः याचिका 28 मई 2005 को फाइल की उस फर्जी मेडिकल बोर्ड पोजीशन को खारिज कराने के लिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए, 31 मई को नोटिस जारी कर दिए, और अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई तय हो गई। मैं अपना इलाज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के माध्यम से सफदरजंग में कंटिन्यू किए हुए था, बेड रेस्ट पे चल रहा था। बीएसएफ के अफसरों ने फर्जी मेडिकल बोर्ड पोस्टिंग को आधार बनाकर, जिसको कि मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, बावजूद उसके एब्सेंट विदाउट लीव घोषित करके गैर कानूनी गिरफ्तारी के बारे में भेज करके मुझे मेरे शहर पलवल निवास स्थान से जबरदस्ती पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करा लिया। पुलिस को भी मैंने सारे हालात बताए, लेकिन पुलिस ने मेरी एक ना सुनी, क्योंकि कुछ अपराधियों के साथ पुलिस साजबाज थी। जो आदर्श कॉलोनी के कुछ अपराधी थे जिन्होंने मुझ पर 2004 में हमला किया था, प्रभाती लाल और उसका गैंग जो है उनके साथ साजबाज था। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय और बीएसएफ के हेडक्वार्टर में प्रभाती लाल के दोस्त देवीराम का जमाई डीआईजी था, उनके माध्यम से उन्होंने मुझ पर अत्याचार कराए और मुझे गिरफ्तार करके जबरदस्ती बीमार हालत में मुर्शिदाबाद
वेस्ट बंगाल में ले जाया गया। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हुई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में मुझे एस्कॉर्ट्स ने दिखाया तो वहाँ डॉक्टरों ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया। बटालियन में मुझे एस्कॉर्ट इंचार्ज लेकर के गया तो वहाँ पर जो है कमांडिंग अफसर ने उसको गाली गलौज सुनाई कि इसको रास्ते में क्यों चेकअप कराया। सुबह होने के बाद मैं बीएसएफ के डॉक्टर के पास गया। बीएसएफ के डॉक्टर ने मुझे हार्ड बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया। कमांडिंग अफसर मुझे मेडिकल अनफिट कंडीशन में चार्जशीट करना चाहता था, जो कि किसी भी बीमार आदमी को कभी चार्जशीट नहीं किया जाता जो बेड रेस्ट में हो। जब बीएसएफ के डॉक्टर ने बोला कि साहब इसकी तबीयत तो खराब है, तो कमांडिंग अफसर ये कहने लगा तुम इसको बचाना चाहते हो, और उसने मुझे कोर्ट मार्शल करने की तैयारी कर दी कि नहीं, मैं नहीं मानता, तुम मेडिकल फिट थे, तुम जानबूझ करके नहीं पहुंचे। जबकि मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में उस मेडिकल बोर्ड प्रोफेशनल के खिलाफ केस फाइल कर दिया था और इसकी सुनवाई 18 जुलाई को होनी थी। लेकिन 18 जुलाई से पहले मुझे 18 जून 2005 को हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से और कुछ आदर्श कॉलोनी के सामाजिक तत्वों के प्रेशर पर, यहाँ तक कि उसमें एमएलए लेवल के आदमी भी शामिल थे, और उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठवा दिया। वहां जाकर कमांडिंग अफसर ने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारा जिला सर्जन से मेडिकल कराऊंगा। मुझे मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में जिला सर्जन के पास ले जाया गया। वहाँ पर मेरे एक्सरे कराए गए। एक्सरे में मेरी कंडीशन खराब पाई गई। मुझे डॉक्टर ने भी फिर कंप्लीट 4 हफ्ते का बेड रेस्ट दे दिया और दोबारा चेक कराने के आदेश दिए। बीएसएफ के कमांडिंग अफसर ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे कोर्ट मार्शल करने के लिए क्लोज अरेस्ट कर दिया। जहाँ तक कि एविडेंस तैयार करने के लिए मेरी रिमांड शुरू कर दी। बीमार हालत में जो मैं बैठ नहीं सकता था प्रॉपर, मुझे कस्टडी कर दिया और कस्टडी में मेरी रिमांड शुरू कर दी। मजबूरन मुझे माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी जिंदगी बचाने के लिए केस करना पड़ा। सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने यही पूछा कि वो मेडिकली अनफिट है और यहाँ पर भी बीमार पाया गया है, जुर्म क्या है उसको जो आपने क्लोज अरेस्ट कर रखा है और इतना अत्याचार किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि उसके गांव से रिपोर्ट आई है, पुलिस की रिपोर्ट आई है, उसके मेडिकल फर्जी हैं। तो अदालत ने बोला कि उसके मेडिकल फर्जी हैं, तो यहाँ भी तो मेडिकल कराया, यहाँ भी तो उसके मेडिकल में अनफिट पाया गया है। तो उन्होंने बोला कि उसको छोटी सी एक इंक्वायरी है, छुट्टी से लेट होने की, मेडिकल एविडेंस वो प्रोड्यूस करेगा, उसको सफाई का मौका दिया जाए और अपनी जो नाजायज गिरफ्तारी कर रखी है, उसको बंधित किया हुआ है, उसको हटा दिया जाए। अदालत के आदेश से गिरफ्तारी तो हटा दी गई, लेकिन इंक्वायरी पूरी करने का 6 महीने का टाइम दिया अदालत ने। 6 महीने में मेरी इंक्वायरी पूरी कमांडिंग अफसरों ने नहीं पूरी की। यहाँ तक कि बीएसएफ के अफसरों ने मेरे को 18 जून 2005 को गिरफ्तारी के बाद से लेकर आगे तक तनख्वाह नहीं दी, भूखा रखा, खाना नहीं दिया। खाना भी देते थे तो रात का सड़ा गला खाना देते थे। जो मैस में खाना बच जाता था उसको फ्राई करके सुबह मुझे खाना दिया जाता था। मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ रह रहे थे, उनको चूल्हा बर्तन नहीं चलाने दिया, उनको भी वही सड़ा भुसा खाना दिया जाता था। मैं अत्याचार सहन करता रहा। मैंने उसकी रिपोर्टें भी ऊपर भेजी, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरन मुझे न तनख्वाह मिल रही थी, न खाना अच्छा दिया जा रहा था। मैं घर से कर्ज मंगा करके अपना गुजारा कर रहा था। माननीय अदालत के आदेश को पालन करने के लिए मुझे 6 महीने तो वहाँ रुकना ही था, जब तक फैसला नहीं होता है। मैं रुका, बिना तनख्वाह के भी रहा, भूखा प्यासा भी रहा। जब मेरे सर से ऊपर पानी बह गया तो मैंने फिर दोबारा अदालत में एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन मूव की कि मेरे साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, मुझे न्याय कराया जाए। मैं सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फाइल करके उसकी पैरवी कर रहा था तो बीएसएफ के अधिकारियों ने मुझे सताना शुरू कर दिया। मेरी मेडिकल के डॉक्टर ने, सर्जन ने जो है एमआरआई एडवाइस की थी। मैं एमआरआई का एस्टीमेट लेने के लिए कलकत्ता जा रहा था। जिस ट्रेन में मैं बैठ के जा रहा था, मेरे सामने एक आतंकवादी बैठा हुआ था। बंगाली तो अनपढ़ बैठे थे, उसमें कोई नहीं जानता था उसकी भाषा, लेकिन मैंने उसका इंग्लिश का इंटरसेप्शन पकड़ा और उसमें वो देश के खिलाफ, वो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आया था और उसके बाद वो बेंगलोर जा रहा था और बेंगलोर से उसको आगे समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान जाना था। मैंने उसके हाथ पर देखा था, चांद छपा हुआ था। मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसकी बातों को इंटरसेप्शन किया। उस आदमी ने बेंगलोर के प्रोफेसर को हत्या करने की साजिश भी उसमें बोली थी।
तमाम देश के शहरों में आतंकवाद फैलाने की बात बोली थी। मैंने वो सारी बात, मैंने संपर्क, पुलिस को संपर्क किया, बीएसएफ को संपर्क किया ट्रेन में उसको गिरफ्तार कराने के लिए, लेकिन किसी ने कोई नहीं मेरे को रेस्पॉन्स दिया। और वो सियालदा रेलवे स्टेशन पर एक सफ़ेद कार आई और उसमें बैठ करके वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट के माध्यम से वो बेंगलोर पहुंचा और उसके माध्यम से वो आगे निकला। मैंने इस सारी घटना की सूचना अपने कमांडिंग अफसर को, इंटेलिजेंस के अफसर को देनी चाहिए, जो डीआईजी बीएसएफ बहरमपुर मिस्टर शर्मा थे उस टाइम। उनके ड्राइवर के माध्यम से मैंने खबर देनी चाहिए अपने कमांडिंग अफसर को भी, डीआईजी बहरमपुर को भी, इंटेलिजेंस को भी। इंटेलिजेंस के डिप्टी कमांडेंट ने मुझे उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन मांगी कि उसके पास क्या था, कैसा था। मैंने एक नीले रंग की सूटकेस थी उस पर और इस तरह का हुलिया था, सारा बताया। बोला हाँ, उसका इंटरसेप्शन तो चल रहा था, उसके ऊपर सर्च चल रही थी, लेकिन वो निकल जाएगा ये पता नहीं था। मैंने उस ड्राइवर के, डीआईजी के ड्राइवर के माध्यम से वो बात पहुंचाई। बाद में मुझे पता लगा कि उसमें डीआईजी बीएसएफ ही शामिल था। मिस्टर शर्मा वही उस आतंकवादी को पार कराने में शामिल था। और बीएसएफ के मुर्शिदाबाद जिले में आतंकवादियों का आना जाना एक छोटी सी बात है। 500 रुपया दीजिए और एक बंगाली के भेष में आदमी बॉर्डर पार हो जाता है। उसकी ये पहचान नहीं की जाती कि ये आतंकवादी है या विदेशी है। सिर्फ 500 रुपये में बीएसएफ के कर्मचारी उस बॉर्डर पर बिक रहे थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी उस तस्करी में शामिल थे, तस्करी कराने में, आतंकवादियों को पार कराने में शामिल थे। मैंने जब इस तरह की बात सुनी तो उसने, डीआईजी ने मुझे ही मरवाने का आदेश दे दिया। उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि ऐसे बात है, आपकी जान खतरे में। मैंने उसकी तुरंत सूचना बीएसएफ हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस अफसर को दी, मेल भेजे। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनको मेल भेजी। राष्ट्रपति मिस्टर अब्दुल कलाम थे उस टाइम, उनको मेल भेजी। गृह मंत्री मिस्टर प्रणब मुखर्जी जो आज माननीय राष्ट्रपति हैं, उनको मेल भेजी कि इस तरह से यहाँ पर आतंकवाद और तस्करी को बढ़ावा बढ़ रहा है और यहाँ बीएसएफ के अधिकारियों की मिली भगत चल रही है। एक जवान जिसकी 10,000 तनख्वाह है वो अपने घर पर 50,000 रुपये का ड्राफ्ट भेज रहा है। एक इंस्पेक्टर जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 25,000 रुपया है वो 2.5 लाख रुपये का ड्राफ्ट भेज रहा है घर में। एक अफसर जिसकी तनख्वाह लिमिटेड है वो ऐश कर रहा है, वो बड़े बड़े शहरों में ऐश कर रहा है, उसकी अपनी कोठियाँ बन रही हैं। ये सब कहाँ से आ रहा था? उनकी आय लिमिटेड है, उसमें से वो कहाँ कर रहे थे? तो इन सब का मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजी कि इस तरह से देश में कोहराम मचने वाला है। मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। बीएसएफ के अफसरों ने मिलकर के मेरी हत्या कर देनी चाहिए, मेरा इनकाउंटर करना चाहा। मुझे कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने से जबरदस्ती उठा ले गए, मुझे बंधित करके पटक दिया। जैसे तैसे मैं जान छुड़ा करके उनकी कस्टडी से निकल के भागा। मेरे घर में रोआ राट मच गई, कोहराम मच गया। मैं जैसे तैसे पहुंचा, मैं अपने घर पर कैसे कैसे पहुंचा। मैंने अपने वकील को संपर्क साधा। मेरे वकील मिस्टर केएल यादव और मिस्टर दुबे जो मेरे केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने भी गृह मंत्रालय को, डीजी बीएसएफ को, सबको नोटिस दिए कि इस तरह से मेरे क्लाइंट को आप मार देना चाहते हैं। मेरी पत्नी की तरफ से नोटिस जारी हुए। उसके बाद उन्होंने मेरे वकीलों को भी धमकी दे दी, अगर तुमने इस केस की पैरवी की तो तुमको भी इसके साथ ही लपेट दिया जाएगा। मैं मिस्टर केएल यादव के चैम्बर में बैठा था, वहाँ पर मिस्टर प्रणब मुखर्जी का भतीजा आया हुआ था। मैंने सारी घटना की सूचना उनको दी। उन्होंने बोला मेरे चाचा जी जो है गृह मंत्री हैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी, मैं उनको सारी बात बताऊंगा। तो उसने जब सारी बात प्रणब मुखर्जी को बताई तो उसने बोल दिया, ऐसे लोगों के साथ आप संपर्क क्यों करते हो? वो आईएसआई एजेंट हो सकता है। मुझे आईएसआई एजेंट बना दिया गया, जबकि मैं एक देश का वफादार सिपाही था, आज भी हूँ। मुझे आईएसआई एजेंट बना दिया गया और आईएसआई एजेंट बना के वकीलों को भी धमका दिया गया कि अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुम्हें भी आईएसआई एजेंट बना दिया जाएगा। मेरे वकीलों ने केस की पैरवी करने से पीछे हट गए। अदालत में मामला दोबारा हियरिंग में पहुंचा, मेरी हाजिरी मांगी गई। मैं अपने पलवल शहर से जैसे तैसे अपनी पत्नी, अपने पिताजी और अपने बेटे की मदद से कलकत्ता पहुंचा। जैसे तैसे छुप करके मैं अदालत में पेश हुआ। अदालत ने मुझे ये कहा
कि आपकी स्वास्थ्य भी खराब है, आपकी जान भी खतरे में है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ऐसे हालात में आप पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, ताकि आप अपना इलाज करा सकते हो, अपनी जिंदगी तो बचा सकते हो। ये बीएसएफ के अधिकारी तो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं मानेंगे। मैंने माननीय अदालत से कहा, जनाब आपका जो आदेश मेरे सर माथे में, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन मैंने 18 साल नौकरी की है, इस देश सेवा की है, मुझे रिटायरमेंट और पेंशन दिलवा दी जाए ताकि मैं अपना गुजारा कर लूँ। माननीय अदालत ने आदेश पारित कर दिए और मुझे बीएसएफ के प्रवक्ता के माध्यम से एक तर्क रखा गया कि इनकी एक इंक्वायरी पेंडिंग है, उसको निपटाने का मौका दिया जाए। माननीय अदालत ने 6 हफ्ते का टाइम दिया, 6 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी को डिस्पोज करिए और इनको रिलीज कर दीजिए। मेरी बटालियन बदली कर दी गई। जो कमांडिंग अफसर पर मैंने एलिगेशन लगाई थी, दूसरी बटालियन में मुझे पोस्टिंग किया गया। अफसर सब जगह एक होते हैं, अफसर एक हो जाते हैं। 94 का कमांडिंग अफसर 62 बटालियन के कमांडिंग अफसर को भी मिसलीड कर गया। डीआईजी बीएसएफ कृष्णानगर के अंदर दोनों ही बटालियन आती थी। डीआईजी कृष्णानगर को भी मैंने सारी बात बताई। वहां पर मैंने जैसे तैसे पहुंचा तो मुझे हिरासत में लेना चाहा। मैंने बोला मैं बीएसएफ की कस्टडी में नहीं रहूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, आप इंक्वायरी पूरी करिए, मैं इंक्वायरी में हाजिर रहूंगा। बीएसएफ के अफसरों ने, मैं मेडिकली रेस्ट में था, कृष्णानगर के जिला सर्जन ने मुझे रेस्ट दे रखा था, एमआरआई कराने की हिदायत दी, जो कि बीएसएफ के अधिकारियों ने नहीं कराई। इलाज के लिए पैसा भी नहीं दिया, तनख्वाह भी नहीं दी, मेरा इलाज रोक दिया गया। उस दौरान में मैं एमआरआई कराने के लिए और रेस्ट दे रखा था। बीएसएफ के अधिकारियों ने जिले के सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास दारू की बोतलें भेजी मुझे जबरदस्ती मेडिकल फिट कराने के लिए। एमआरआई जिस डॉक्टर ने लिख दी, उस पर दबाव बनाया गया, मेरी एमआरआई नहीं होने दी और मुझे जबरदस्ती फर्जी मेडिकल फिटनेस कराने की कोशिश की गई। फर्जी फिटनेस से कराने में वो फेलियर हो गए, तो उन्होंने मेरा बीएसएफ का जो कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से इस्तीफा दिया था वो नामंजूर कर दिया और मुझे इन्फोर्समेंट किया कि आपका कोर्ट मार्शल करना है, आप मेडिकल फिटनेस दीजिए। मैं उनके उन आदेशों से प्रताड़ित हुआ। मुझे राशन पानी भी नहीं दिया गया, मुझे तनख्वाह भी नहीं दिया गया, मैं भूखा मर रहा था। एक समय का खाना बनता था, एक समय खाना नहीं बनता था। मेरे पिताजी मेरे साथ थे, बीएसएफ के कैंप में पानी लेने जाते थे पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी अच्छा नहीं था। आयरन का भार, किराए के मकान में मैं रह रहा था, तो वहाँ पानी लेने जाते थे, तो पानी कैंप में ले जाने से उनका बंद कर दिया। मेरे पिताजी भूख से तड़पते थे, सब्जी नहीं होती थी, रूखी रोटी खानी पड़ती थी, तो वो मैस में जाकर के सब्जी मांगते थे। तो मैस का कमांडर बोलता था, बाबा मैं आपको सब्जी नहीं दे सकता, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या मैं बीएसएफ का मेंबर नहीं था? क्या मैंने कोई बहुत बुरा काम किया था जो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा अत्याचार किया गया? मैंने इस मामले की रिपोर्ट डीआईजी बीएसएफ कृष्णानगर को दी। डीआईजी बीएसएफ कृष्णानगर ने मुझे बोला, शेड्यूल कास्ट कमीशन जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, प्रधानमंत्री के पास जा सकते हो, सबको दे सकते हो, मुझे नहीं बता सकते। मैंने उनको बोला, मेरे सर आपको भी मैंने बताया, आपने भी मेरी कोई नहीं सुनवाई करी। मैंने तो आपसे पर्सनल हियरिंग भी मांगी, आपसे मैं मिलना चाहता था, मुझे तो आपसे मिलने भी नहीं दिया गया। ऐसे हालात में डीआईजी बीएसएफ कृष्णानगर ने मेरा इस्तीफा जब नामंजूर कर दिया और कोर्ट मार्शल की तैयारी करने के लिए नोटिस दे दिया, मेडिकल फिटनेस जबरदस्ती करानी चाहिए, तो उन चीज़ों से प्रताड़ होकर के वकील का नोटिस दिलाया उनको और दिल्ली हाई कोर्ट में उस कलकत्ता हाई कोर्ट में दोबारा मामला वापस फाइल कर दिया गया कि इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। केस फाइल करने के बाद भी बीएसएफ के अधिकारियों ने मुझ पर अत्याचार जारी किए। मैंने केस फाइल कर दिया, बीएसएफ के अधिकारी मेरे ऊपर तहस में आ गए और उन्होंने योजना बना ली कि इस तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, उधर से बीएसएफ का डीआईजी जो प्रभाती लाल और देवीराम का जमाई था, दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, वो मुझे और मेरे परिवार को मरवा देना चाहता था। योजना तैयार कर दी गई, मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे पिताजी को और मेरे पुत्र को, चारों को एम्बुलेंस में भर के चेकअप कराने के बहाने से बांग्लादेश में फेंक देने की साजिश रच दी। एनकाउंटर कर दो और बांग्लादेश में फेंक दो, हमें पता नहीं किसने मार दिए, बांग्लादेश में जा रहे होंगे इसलिए मार दिए होंगे, आईएसआई एजेंट थे, बांग्लादेश में जा रहे होंगे इसलिए मार दिए होंगे। मेरे एक परम मित्र जो मेरी ओहदे के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, मंदिर में भगवान की पूजा पाठ में मैं जब जाता था तो वहाँ वो कभी कभी आते थे। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी और तेरे परिवार की जान खतरे में है। इन अफसरों ने तुझे और तेरे परिवार को बांग्लादेश में
इनकाउंटर करके गोली मार करके फेंकने का इरादा बना दिया। तो मैं अपने परिवार की जान बचाऊं। केस का तो फैसला जब भी हो जाएगा, केस हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला हो जाएगा। मैंने इस मामले की शिकायत वहाँ के एसपी मुर्शिदाबाद, डीएम मुर्शिदाबाद को दी। मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैसला होने तक रुक सकूं। लेकिन मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली और बीएसएफ के अधिकारियों ने आए दिन कोई न कोई अत्याचार शुरू कर दिया। मजबूरन मुझे वो लोकेशन बीएसएफ का कृष्णा नगर छोड़ना पड़ा। मेरे परिवार मुझे बीमार हालत में वापस ले आए। यहाँ फरीदाबाद में बीके हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल कराया गया और दिल्ली सफदरजंग वापस इलाज के लिए ले गए। डॉक्टरों ने पूछा बीच में इलाज कैसे टूट गया। बीएसएफ के अधिकारी जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले गए। मेडिकल को नहीं माना सफदरजंग के को। उन्होंने फिर एमआरआई कराने के आदेश दिए। मिस्टर दीपक चौधरी जो अच्छे स्पाइन सर्जन थे, ऑर्थो सर्जन है, स्पोर्ट्स सर्जन है, उन्होंने मेरी एमआरआई कराई। एमआरआई में और मेरी खराबी बढ़ गई थी। उन्होंने मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट कर दिया। मेरा इलाज शुरू हो गया। मैंने इसकी फरियाद गृह मंत्रालय को भेजी, डीजी बीएसएफ को भेजी, मेडिकल के कागज लगाए, लेकिन मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी। और बीएसएफ के डीआईजी कृष्णा नगर डिस्ट्रिक्ट नदिया वेस्ट बंगाल ने मुझे गैर कानूनी तरीके से नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, जो कि मामला विचाराधीन कलकत्ता हाई कोर्ट था। बीएसएफ के डीजी से लेकर नीचे किसी अधिकारी को कोई भी एक्शन करने का अधिकार नहीं था जब तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट उस मामले पर फैसला नहीं देता। लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों ने अपना कानून चलाया, मुझे डिसमिस कर दिया। मैंने उसकी अपील ऊपर लगाई, सर्टिफाइड कॉपी मांगी इंक्वायरी की। मेरा बेड रिकॉर्ड नहीं था। मैं बीएसएफ का एएसआई बनने से पहले 28 इनाम प्रशंसा पत्र ले चुका था। बीएसएफ का एएसआई बनने के बाद भी मैंने अच्छा काम करने का कमांडिंग अफसर से इनाम मिला, मुझे मेरे रिकॉर्ड में एंट्री है। लेकिन उसके बाद बीएसएफ के अधिकारियों ने जाति दुश्मनी में मेरे रिकॉर्ड में झूठी साझी कहानी बना करके रिकॉर्ड खराब करना चाहा। दुख तो इस बात का है, कलकत्ता से मेरा गैर कानूनी ट्रांसफर किया गया और उसके बाद मुझ पर अत्याचार करते चले गए। बीएसएफ के अधिकारियों ने मेरी एक नहीं सुनी। मजबूरन मैंने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करी, गृह मंत्रालय को मेडिकल भेजे। आज भी मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी आज भी खराब ही है। आज भी मेरा अगर मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए तो मेरी रीढ़ की हड्डी नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक कि इसके बाद अब मेरे को डायबिटीज़ भी हो गई है, जो कि मेरी नॉर्मल एक्टिविटी को कंस्ट्रेन कर रही है। मैं इलाज करा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ। मैंने भारत के गृह मंत्री मिस्टर राजनाथ, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास अपनी फरियाद भेजी कि बीएसएफ के अफसर मुझ पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, मेरी सुनवाई की जाए, मुझे इलाज के लिए बीएसएफ के हेडक्वार्टर में ज्वाइन कराया जाए ताकि मैं इलाज करा सकूं, मेरी तनख्वाह छोड़ी जाए। मैं मेडिकली अनफिट था। कलकत्ता में आपके गैर कानूनी आदेश से 2001 में मुझे ट्रांसफर किया गया कश्मीर, और वहां से आज तक मुझ पर मुद्दा चल रहा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं कलकत्ता में खुश था, मेरा कोई घर नहीं था, मेरा कोई बाहर नहीं था, वहाँ पर कोई शहर नहीं था, मेरे माँ बाप परिवार नहीं था, वहाँ ड्यूटी स्टेशन था, मैं वहाँ भी खुश था। लेकिन मुझे वहाँ भी नहीं रहने दिया, दिल्ली में मेरा इलाज नहीं कराया और मेरी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आज मेरा परिवार, मेरी पत्नी भूखे मर रहे हैं। मेरी पत्नी की भी रीढ़ की हड्डी खराब है, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में खराबी आई हुई है, उसको भी डायबिटीज, शुगर लेवल हाई चल रहे हैं। हमारा बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। एक बेटा था, वो भी बहू ने खरीद लिया, घर जमाई बना लिया, वो भी हमें छोड़ के चला गया। और जब मुझे बीएसएफ के गृह मंत्रालय ने भी मेरा अपीलों को डिसमिस कर दिया, तो मैंने माननीय राष्ट्रपति के पास, मिस्टर प्रणब मुखर्जी के पास 12 मई 2015 को अपील भेजी। राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्रालय को हिदायत दी गई इस मामले को विचाराधीन है, रिव्यू किया जाए, दोबारा देखा जाए। लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों ने बिना किसी सोचे समझे बीएसएफ हेडक्वार्टर से डीजी बीएसएफ के अंडर हेडक्वार्टर से चिट्ठी जारी करके उस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था। चाहे उसमें गृह मंत्रालय अपना डिसीजन पास करता या राष्ट्रपति भवन पास करता, तो मैं समझता कि उन्होंने पास किया है, उसको भी डिसमिस कर दिया। मजबूरन मुझे उस मामले पर दोबारा प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी को अपील करनी पड़ी, कोई जवाब नहीं आया। वही एक ना डिसमिस, अपील डिसमिस। फिर मैंने सेक्शन 80 सीपीसी के तहत में मिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को नोटिस जारी किए, जो कि
3 सितंबर 2016 को भेजा है मैंने, 2 महीने का टाइम दिया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन मुझे फिर 28 दिसंबर को एक नोटिस और भेजना पड़ा है। आज तक कोई जवाब नहीं आया। मैं इस देश से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के भाई बहनों, मेरे बूढ़े बुजुर्गों, जिस देश में 2005 के बाद आतंकवादियों ने इस देश का कोहराम मचाया, ताज होटल उड़ाया बॉम्बे में, दिल्ली में तबाही मचाई, बनारस में तबाही मचाई, राजस्थान में तबाही मचाई, इन सब तबाहियों का दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? भारत का प्रधानमंत्री मिस्टर मनमोहन सिंह, भारत का राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी उस टाइम थे, उनको, और राष्ट्रपति महोदय, सबको खबर भेजी थी। अगर मेरी सूचनाओं पर ध्यान दिया गया होता तो 2006 में जो देश का कोहराम मचा, आतंकवादियों ने जो कोहराम मचाया, वो नहीं होता। मैंने देश की वफादारी करते हुए देश के उन आतंकवादियों का भंडाफोड़ किया। बदले में मुझे बीएसएफ के गद्दार अफसरों ने हत्या कर देनी चाहिए, मेरे परिवार पर मुझे हत्या कर देना चाहा, बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंकना चाहा। बड़े दुख की बात है। मैंने इस देश समाज की 18 साल सेवा की, 18 साल देश के बॉर्डर पर जाकर के सेवा की, लेकिन किसी ने मेरी